यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब कुछ छोटे छोटे एंड बेसिक टर्म हमको देखना है ना। इन बेसिक टर्म का यूज हमें आगे बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। उसी के आधार पर हम लोग को सारा डेफिनेशन वगैरह आगे वे में भी यूज होगा। कभी गलती से आप कभी 12th में आते हैं तो आपको एक चैप्टर मिलेगा ऑल्टरनेटिंग करंट, वहां भी यूज होगा। वेव ऑप्टिक्स में भी यूज होगा, तो बहुत जगह यूज होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे वहां यूज होगा, तो हर जगह यूज होने वाला टॉपिक है। छोटे छोटे टर्म्स हैं, ठीक है। बताते भी चले जाएंगे, लिखवाते भी चले जाएंगे। पहले समझा लेते हैं, उसके बाद इकट्ठा लिखवा लेंगे, ठीक है। कोई तकलीफ होगा तो बता देना, नहीं समझ में आएगा तुरंत बताना, ठीक है बच्चों। सपोज करो ये मेरे पास एक वेव है, कुछ इस प्रकार से चल रहा है। चलने का इसका तरीका थोड़ा सा हम सुधार देते हैं। ऐसे ऐसे वेव चल रहा है, मान लो ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। एंड द हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड। ये क्या कहलाएगा, ये हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन मतलब समझ रहे हो, इन दोनों के बीचों बीच से जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। अच्छा सर, फिर बात करते हैं। ऊपर वाले को क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये सब तो 9th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, ठीक है। चाहो तो थोड़ा सा मैं इसको और एक्सटेंड कर लेता हूं, तो आपको एक और क्रेस्ट दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मान लो आपके पास ये भी वैसे आता है, तो ये भी क्या कहलाएगा, नीचे वाला क्या कहलाएगा, ट्रफ, ठीक है। ऊपर वाला क्रेस्ट, नीचे वाला ट्रफ। TROUGH, ये CREST, ठीक है। दो कंजिकेटिव, कंजिकेटिव समझते हो, लगातार। जैसे ये भी तो एक क्रेस्ट होगा, बताओ ऊपर वाला ये भी क्रेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो दो कंजिकेटिव, दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे ये क्रेस्ट हो गया कि ये क्रेस्ट हो गया, इनके बीच की दूरी ये क्या कहलाएगी, वेवलेंथ, लैम्डा, ठीक है। लेकिन ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाएगी क्या, नहीं। दो लगातार होने चाहिए, लगातार समझ रहे हो, एक के बाद एक। अगर ये क्रेस्ट है ये क्रेस्ट, इनके बीच की दूरी भी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। समझ आ गया। या दो ट्रफ, दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी को भी क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और टू consecutive ट्रफ। consecutive मतलब समझ रहे हो ना, लगातार, इज कॉल्ड वेवलेंथ। यहां तक समझ में आ गई। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये बार बार बात आएगा, एकदम समझ लो। जब तक आप जहां वेव आया तो ये तो बार बार आएगा कि एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब बहुत बार आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई। तो व्हाट इज वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और टू consecutive ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। क्लियर, नाम से पता चल रहा है वेवलेंथ, लेंथ है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो वेवलेंथ की वैसे यूनिट क्या होगी, मीटर। ये एम्पलीट्यूड भी क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर। तो एम्पलीट्यूड की भी यूनिट क्या होगी, बात समझ में आ रही है, यस नो, यस सर। अब एक वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सपोज करो मैं यहां पर एक ऐसे लाइन खींच लेता हूं। सपोज करो यहां पर 1 सेकेंड हो रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड। अब थोड़ा सा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिल करके कहलाता है वन ऑक्सीलेशन। ये क्या कहलाएगा, वन ऑक्सीलेशन। वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव साइकिल मिलकर के क्या कहलाएगा, वन ऑक्सीलेशन। क्या कहलाएगा, वन ऑक्सीलेशन। तो एक सेकंड में कितनी ऑक्सीलेशन हो रहा होगा वो क्या कहलाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे हम बात करें, बताओ देखो कितनी ऑक्सीलेशन हो रहा है, पहले चेक करते हैं। ये हुआ एक ऑक्सीलेशन, ये हुआ 2 ऑक्सीलेशन और ये हो गया 2.5। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2.5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कैसे यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस इन 1 सेकंड या नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आप कभी देखा होगा, कोई भी आप टीवी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखा होता है। एसी से चलने वाला जो इंडिया में है, एसी से चलने वाला जो भी डिवाइस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी होती है, 50 हर्ट्ज। अब देखो वहां पे लैपटॉप के चार्जर टंगी हुई है, वहां पे भी ऐसे पलट कर देख लो, 50 हर्ट्ज लिखा होगा।
आप अपने मोबाइल चार्जर उठा के देखो, उस पर 50 हर्ट्ज लिखा हो। ठीक है, तो हर्ट्ज क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 50 का मतलब 50 साइकिल कंप्लीट किया होगा, है ना। 50 हर्ट्ज मीन्स 50 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट किया होगा। इट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। बात समझ आ रही है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। याद हो गया? यस नो? यस सर। चलो, यहां तक हो गया। वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब छोटी छोटी बात करते हैं। मतलब अगर कोई पार्टिकल ऑक्सीलेट करते करते यहां से यहां पहुंचा, देखो यहां से यहां पहुंचा, तो जो टाइम लिया होगा उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम। इंस्टेंटेनियस टाइम। इंस्टेंटेनियस मतलब समझ रहे हो क्या? किसी भी इंस्टेंट में, मतलब यहां से पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हुए यहां पहुंचा हो, या यहां पहुंच गया हो, या यहां पहुंच गया हो, या यहां पहुंच गया हो, तो जो टाइम पीरियड लेगा ना पहुंचने के लिए, कुछ समय तो लेगा, वो समय को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस टाइम। लेकिन अगर ध्यान से सुनो, इंस्टेंटेनियस टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टेंटेनियस टाइम को स्मॉल टी से। एक होता है टाइम पीरियड, दोनों में अंतर होता है। ये पूरा काम आएगा पूरे 12th तक, दोनों बात। मतलब अगर कोई पार्टिकल ऑक्सीलेट करते करते यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, ये सब इंस्टेंटेनियस टाइम। लेकिन अगर ये पार्टिकल ऑक्सीलेट करते करते एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया, एक ऑक्सीलेशन मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल मिलकर के एक ऑक्सीलेशन होता है। तो अगर यहां से चलते हुए देखो कोई पार्टिकल यहां से ऑक्सीलेट करते हुए यहां पहुंच जाती है, तो जो टाइम लेगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड और इंस्टेंटेनियस टाइम में अंतर होता है। क्या अंतर है? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। एक ऑक्सीलेशन करने में वो पार्टिकल कितना टाइम लेगा, वो कहलाएगा टाइम पीरियड। एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस टाइम? कभी भी किसी भी वक्त अगर हम पूछ लें, अगर पार्टिकल ऑक्सीलेट करा तो एक सेकंड बाद वो कहां पहुंचा होगा, 2 सेकंड बाद कहां पहुंचा होगा, है ना, या आधा ऑक्सीलेशन करने में क्या टाइम लगा होगा, वो सब क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस टाइम। लेकिन एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्लियर हो गया? इसके बाद एक वर्ड आता है फेज। सब लिखवा देंगे, तो बुलाना नहीं। फेज क्या होता है? फेज मतलब होता है, सिंपल सा आप याद रखिएगा, एंगल। कुछ वेव ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, देखो दो वेव मैं बना आपको बगल बगल दिखा देता हूं, आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। एक वेव यहां मान लेते हैं, एक वेव यहां मान लेते हैं। एक वेव सपोज करो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक, और एक वेव एकदम ऐसे फ्लैट स्टार्ट हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो अब देखो क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, इसका एंगल कुछ और है, इसका एंगल, थोड़ा सा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, इसका एंगल कुछ और है कि नहीं? इसी को हम बोलते हैं फेज। और इनिशियली किस एंगल से ये स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं इनिशियल फेज या इपोच, EPOCH। वेव कहां से, किस एंगल से स्टार्ट हुआ है चलना। देखो ये फ्लैट, अगर हम थोड़ा सा और ऐसे अगर वेव को बना ले, देखो अगर मैं ऐसे बना लूं तो इसका एंगल और थोड़ा झुक जाएगा ना, है कि नहीं? तो इनिशियली किस एंगल से वेव स्टार्ट हुआ है उसको हम बोलते हैं इपोच या इनिशियल एंगल। इनिशियल फेज भी बोलते हैं, एंगल नहीं बोलते, इनिशियल फेज बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यस नो? चलो तो फटाफट लिखते चलते हैं। हेडिंग लिखो पहले, ये वाला फिगर बना लो, और छोटा छोटा हेडिंग है, लिखते चलो फटाफट। ये वाला पहले आप लोग फिगर बना लीजिए ना, जो फिगर सामने बना हुआ है, ये फिगर बना लीजिए आप लोग आराम से, ये पूरा फिगर बना लो बच्चों। बन गया ना? चलिए बन गया। उसके बाद लिखिए हेडिंग, छोटा छोटा हेडिंग लिखते रहिए, सबको लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए हेडिंग एम्पलीट्यूड। द हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट, the highest displacement from the mean position, the highest displacement from the mean position is called amplitude.
ब्रैकेट में ए लिख लीजिएगा, उसको ए से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सेकंड हेडिंग लिख लीजिएगा वेवलेंथ, ब्रैकेट में लैम्डा, वेवलेंथ ब्रैकेट में लैम्डा, the distance between two consecutive crest the distance between two consecutive crest or two consecutive trough is called wavelength. नेक्स्ट हेडिंग, अच्छा इसी में लिख लीजिएगा नोट में कि वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है। नोट में लिख लीजिएगा इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या लिखे। लेंथ है तो लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा ऑक्सीलेशन और साइकिल। ऑक्सीलेशन और साइकिल, ऑक्सीलेशन और साइकिल लिखिएगा वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मतलब समझ रहे हो, आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ पार्टिकल starting and ending at the same point is called one oscillation or one vibration or cycle. It's called one oscillation या वन वाइब्रेशन और वन साइकिल, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग टाइम पीरियड ब्रैकेट में कैपिटल टी, टाइम पीरियड ब्रैकेट में कैपिटल टी हो गया। देखिए द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल to complete one oscillation is called टाइम पीरियड। इसके ऐसा यूनिट तो आप लोग बता ही सकते हैं, टाइम है तो ऐसा यूनिट क्या होगा, सेकंड। इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को ब्रैकेट में इस तरह से सिंबल बना लीजिएगा म्यू, ऐसे जो बना हुआ देखो, ये आप सिंबल बना लीजिएगा। बन गया, लिखो द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस completed in 1 second is called frequency, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लीजिएगा म्यू इज इक्वल टू 1/t, नीचे नोट में लिख लीजिएगा इट्स एसआई यूनिट इज
हर्ट्ज एच जेड, ऐसे एच जेड या पर सेकेंड, हर्ट्ज एच जेड होगा, जेड समझ रहे हो ना, जेड लिखने आता ना स्मॉल लेटर में, एच जेड और पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा एक और बात आपको हम बता देते हैं, ये भी जरूरत है हमको, एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या हो, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट रीडिंग होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलो बच्चों, इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एंगुलर वेलोसिटी आप बोलते हो ना। चलो देखो ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, आप लोग जानते हो इसको भी कैसे इसको बनाया जाता है। चलो साइन का ग्राफ हम लोग ऐसे बनाए थे, शायद याद होगा सब, याद है क्या, साइन थीटा ग्राफ बनाया था ना। एंगल कहां से स्टार्ट हुआ था बताओ, 0 से स्टार्ट हुआ था, फिर क्या था ये पाई बाई 2 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री पाई, फिर 270 डिग्री 3 पाई बाई 2, और फिर 360 डिग्री 2 पाई, पढ़ा है ना। चलो जल्दी से बताओ वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तब के केस में था जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल चल रहा था, सीधे चल रहा था, हॉरिजॉन्टल चल रहा था या वर्टिकल चल रहा था, ऐसे चल रहा था, तब ऐसा लेते हैं। लेकिन अगर मैं अगली बात बोलूं, अगर ये बॉडी हॉरिजॉन्टल ना चल करके एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है, कैसे चल रहा है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ऐसे घूम रहा है गोल गोल, तो वेलोसिटी की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है। यहां से अगर पार्टिकल यहां गया तो ये एंगल चेंज हुआ ना, फिर यहां से यहां अगर गया फिर एंगल चेंज हुआ, चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, तो बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का क्या नाम लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, बहुत अच्छे से हमने समझा दिए, आप लोग बता लेंगे, सब लोग बता लेंगे। अब ध्यान से समझिए, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये जो एंगल कवर कर रहा है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से, और टाइम को टी से, लिख सकते हैं क्या। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, मैं एक ऑक्सीलेशन की बात कर रहा हूं, एक ऑक्सीलेशन करने में एंगुलर वेलोसिटी कितनी लगी, ओमेगा। बताओ एक ऑक्सीलेशन कवर करने में टोटल एंगल कितना कवर किया, 360, जिसको हम 2 पाई बोल सकते हैं। और एक ऑक्सीलेशन कवर करने में टाइम, जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल टी, टाइम पीरियड, अभी हमने बताया ना, द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, लिख सकते हैं। और एक ऑक्सीलेशन करने में टोटल एंगल कितना लगा था, 360, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से चला वापस यहीं आ गया, एंगल कितना कवर करेगा, 360, और इसमें जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, ठीक है। अब चलो इसी को थोड़ा सा सुधार लेते हैं। अभी मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1/t होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/t लिख सकते हैं, और 1/t की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई न्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, दोनों यूज, समझ में आ गई, तो लिखो फटाफट हेडिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा इसकी एसआई यूनिट कोई बच्चा बता देगा, मैं देखो कौन बता सकता है इसकी एसआई यूनिट, ना, एक लड़की सही बोल रही है। थीटा का एंगल क्या होता है, जल्दी बोलो, रेडियन, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, रेडियन, नीचे टाइम है तो सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, बात समझ में आ गई। तो यूनिट देख के पहचानना है कि क्या है, यूनिट देख के भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना, लिख लो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, देख के छाप लो ओमेगा से, और ये फिगर बना लेना, ये वाला। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब है हम लोग बात करेंगे बच्चों क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन, टोटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन,
काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल है, सबका एक्सप्रेशन ये आता है डिराइव करने के लिए एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, प्रयास करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, नोट करने के चक्कर में नहीं रहिए, पहले समझने का प्रयास करिए। सपोज करिए मेरे पास, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिगर आप समझ जाएंगे तो सारा खेल बन जाएगा। फिगर का ही खेल है सब कुछ। ये हो गया हमारे पास एक पार्टिकल, इनिशियली यहां पर था, ठीक है। यहां से वो भाई साहब यहां पहुंचे, मान लो ये ए था पोजीशन और ये पी पे पहुंचे, कुछ एंगल कवर किया। इनिशियल एंगल क्या था, इसको हम बोलते हैं फाई नॉट। फाई नॉट को हम बोलते हैं इनिशियल फेज या इपॉच, इनिशियल फेज या इपॉच। अब ये भाई साहब यहां पे पार्टिकल था, मान के चलिए पार्टिकल आपके पास यहां पे था, ठीक, और टी टाइम बाद वो यहां पहुंच गया, स्मॉल टी टाइम बाद यहां पहुंच गया, पी डैश पे पहुंच गया, यहां पे मान लो पी डैश है आपके पास, ये पी डैश पे पहुंच गया। अब क्वेश्चन ये है, अराइज होता है कि अगर वो सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा तो किस वेलोसिटी से चल रहा होगा, बताओ। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से चल रहा होगा, और कितना टाइम लिया यहां पी से पी डैश तक पहुंचने तक, स्मॉल टी लेगा। स्मॉल टी लेगा या कैपिटल टी लेगा, स्मॉल टी, जाहिर सी बात है। कैपिटल टी कब लेता, अगर पी से चलता वापस पी पे आ जाता तब वो कैपिटल टी होता, टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं ना। लेकिन पी से पी डैश पहुंचा तो टाइम कितना लिया, स्मॉल टी, जिसको इंस्टेंटेनियस टाइम बोला। तो ये एंगल कितना कवर होगा, कोई बच्चा बता सकता है? कोई बच्चा बता सकता है कि अगर वो पी से पी डैश पहुंचा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा था, तो कितना एंगल कवर करेगा? तो हम लोग पढ़े अभी बताएं, सिंस वी नो दैट ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन में टी, होता है क्या? तो यही यहां से यहां तक जाने में टाइम टी लगा था, तो टी हो गया, किस वेलोसिटी जा रहा था, ओमेगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, ओमेगा टी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। बात समझ में आ रही है? यस नो? मतलब कोई पार्टिकल पी से पी डैश पे पहुंचा तो कितना एंगल कवर किया, ओमेगा टी। अब समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात, नहीं आया तो कहानी खत्म, इसको क्यों मान लेते हैं। चलो अब देखो जल्दी से मुझे बच्चों ये बताओ, एम्पलीट्यूड क्या था? एम्पलीट्यूड क्या था? हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर ये सर्कल है, इस सर्कल का हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? इसका रेडियस। ये तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, लेकिन हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट तो रेडियस ही कहलाएगा ना। इसको हम हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट को रेडियस बोले चाहे एम्पलीट्यूड बोले, बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी इसका एम्पलीट्यूड होगा, ये भी यहां से तक इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। होगा कि नहीं होगा? यस नो? ये भी रेडियस है तो एम्पलीट्यूड होगा, जो भी रेडियस होगा उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। मैं क्या करता हूं, यहां एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको डॉटेड से देख सकते हैं। अब बताओ मुझे बच्चों, आप लोग थोड़ा सा देखते हैं कौन बच्चा बता लेगा, इसमें से कौन तेज लड़का है। यहां से लेकर के ये दूरी क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अरे भाई इसी रेडियस पे यहां से आता क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? अगर ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ता 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 रेडियस के बराबर हो जाता तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, ये तो बोलते हैं। क्लियर हो गई? चलो अब यहां तक क्लियर हो गई तो तुम लोग सब कुछ निकालिए, मेन फिगर का ही खेल था। समझ में आया फिगर? नहीं आया? आ गया? अब सब कुछ निकाल लोगे। चलो तो इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लेते हैं पी ओ, इसको हम बी बोल रहे हैं, मान लेते पी डैश ओ बी, पी डैश ओ बी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ये था ओ, ये था पी डैश, और ये ऐसे ऐसे करते हुए ये था बी। ये एंगल टोटल कितना था, ये टोटल एंगल कितना, ये देखो ये एंगल कितना है, ओ वाला एंगल कितना होगा,
ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यही तो एंगल है ना। अब यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो बताओ क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, तो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, थीटा के ठीक सामने वाला साइड क्या कहलाता है, थीटा के ठीक सामने वाला कहलाता है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री ठीक सामने वाला क्या कहलाता है हाइपोटेनस, जो बच गया वो क्या दिखाता है बेस। तो बताओ बेस क्या हो गया, ये हो गया, हाँ बेस क्या हो गया, ये x हो गया, ये तो हो गया x, नीचे वाला देखो हाइपोटेनस क्या हो गया, ये a हो गया, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, बोल सकते हैं क्या, तो x बाई ए, देख सकते हैं, नहीं समझ में आया, अरे बस कुछ नहीं करना था, इस ट्रायंगल से आपको क्या निकालना था, cos थीटा की वैल्यू निकालनी थी। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया ये x क्योंकि ये दूरी थी x, और हाइपोटेनस क्या हो गया a, x बाई ए, क्लियर हो गई। तो x बराबर क्या मिलेगा आपके पास, a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक। ध्यान से समझिए मेरी बात, जो बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात एक बताने जा रहा हूं, ये कॉस की जगह साइन भी हो सकता है। अगर हम लिख दें x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट तो भी सही है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट तो भी ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। अगर कॉस लिख देते हैं तो भी ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, बात समझ आ गई, साइन या कॉस दोनों में मिल सकता है, ठीक है कोई तकलीफ नहीं है दोनों, क्योंकि हमने पहले बताया था हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जो साइन और कोसाइन के ग्राफ को फॉलो करता है ना, तो साइन आ जाए चाहे कॉस आ जाए तो वो एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट का रहेगा ही रहेगा। बात क्लियर हो गई, इसको नोट करो।